नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक पर इंडिया की बात। आज हमारे साथ डिबेट के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में मुकुल सरल और मुकुंद झा। जिन तीन अहम मुद्दों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले है लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हेट स्पीच दी है, जिसमें आरएसएस और घुसपैठिए दोनों को इंक्लूड किया है, इसके पीछे मकसद क्या है? क्योंकि इस पे तो चर्चा बहुत तगड़ी है कि 103 मिनट की स्पीच है, लेकिन उस स्पीच में मकसद क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा अहम सवाल है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, नकेल कसने की कोशिश की चुनाव आयोग पर, और उसके बाद जिस तरह से विपक्ष अब सड़कों पर उतर रहा है, लंबी यात्रा बिहार की धरती पे शुरू हो रही है, वोटर अधिकार यात्रा, उससे क्या वाकई वोट चोरी रुकेगी? और तीसरा सवाल है किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, जिस तरह से आपदाएं आ रही हैं, किश्तवाड़ में 100 से अधिक लोग अभी भी मिसिंग हैं, 60 के करीब लाशें मिल चुकी हैं। यह जो पूरी आपदा एक क्रोनोलॉजी में हमारे सामने आ रही है, इसके पीछे कहानी क्या है? लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरह से उन्होंने लाल किले से भाषण दिया, उस भाषण में जिस तरह से पहली बार उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र किया, बताया कि यह दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है और उसके योगदान की चर्चा की, साथ ही साथ एक नया झुंझुना भी प्लेस किया, घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, और इसे लेकर एक मिशन की भी घोषणा की वहां पर। इसके पीछे वजह क्या है और इसका क्या असर पड़ेगा भारतीय लोकतंत्र पर, बताएंगे मुकुल सरल। भाषा, मेरा मानना है कि लाल किले का भाषण, मैं तो बहुत निराश हुआ, लेकिन दुखद तो है ये, लेकिन मुझे हैरत नहीं हुई, क्योंकि मैं पहले दिन से जानता हूं कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बाद में हैं और संघ के प्रचारक पहले। तो अब उन्होंने ये भ्रम भी हटा दिया, पूरी बात उन्होंने लाल किले से भी रख दी। तो अब किसी को इस बारे में कोई भ्रम हो, तब मैं कह सकता हूं कि उसकी समझ में ही कोई कमी है। भाषा, इस पर आपका क्या है पंच? मेरा मानना है कि बहुत सोच समझकर संकट में घिरे प्रधानमंत्री ने यह दांव खेला है। आरएसएस के 100 साल पूरे और उसको जो क्रेडिबिलिटी देने की बात है, और खास तौर से आजादी के पर्व के दिन, जिस आजादी में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं रही, उसे स्थापित करना, और साथ ही साथ भक्तों को नया झुंझुना देना कि अब वह देश भर में घुसपैठिया आया पर बैठकर नफरत की राजनीति करेंगे। यह एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि एसआईआर बिहार में चल रहा है। मुकुंद, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, इसके लिए सबसे बड़ी बात तो जो ये एक और चुनावी भाषण की तरह था, जबकि लाल किले का भाषण हमेशा देश के लिए क्या रोड मैप होगा भविष्य में उसकी दिशा में होता है, लेकिन ये बड़ा खतरनाक है जो इस बार लाल किले का भी इस्तेमाल नफरती एजेंडों को सेट करने के लिए किया गया, ऐसी कोशिश हुई है। अब देखना होगा आगे किस तरीके से जमीन पर लागू करने की कोशिश करेंगे। अब मुकुल, जो दिखाई दे रहा है, और क्योंकि मीडिया में इस एंगल से खबर 0 सन्नाटा है, कहीं किसी ने एडिट लिखने की भी हिम्मत नहीं की, और इंडियन एक्सप्रेस और बाकी अखबार तो पलक पावड़े बिछा रहे हैं। लग रहा है कि अभूतपूर्व है। एक संपादकीय हिंदुस्तान का है जिसमें लिखा कि अभूतपूर्व है, अतुलनीय है, अकल्पनीय है, आदि अनुकरणीय है। तो सब चल रहे हैं। लेकिन यहां पर जो मोदी जी ने एजेंडा सेट किया है, क्योंकि आरएसएस का जिक्र आजादी के पर्व पर लाल किले से और उसके योगदान का चर्चा करना, हमने यह भी देखा कि मोदी जी के एक मंत्रालय ने जो विज्ञापन जारी किया आजादी के पर्व का, उसमें सावरकर को गांधी जी के ऊपर रखा। वही सावरकर जो गांधी की हत्या में आरोपी थे, और वही आरएसएस जिनको बैन किया पटेल ने गांधी जी की हत्या के बाद। तो यह दिखा रहा है कि एक दूसरे ढंग का डिक्शन भी डेवलप हो रहा है, जो अभी तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में चलता था, दरअसल वो मोदी जी उसे लीड करते दिखाई देते हैं। हाँ, तो पर मैं तो ये कहूंगा कि हजूर आते आते बहुत देर कर दी। 11 साल बाद आरएसएस का इस तरह लाल किले से जिक्र हुआ है। मैं तो सोच रहा था कि हर साल होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें कोई अब भ्रम नहीं रहना चाहिए।
वो अपने एजेंडे पर कायम है, वो उस एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। वो आरएसएस के ही पैदाइश हैं, वो आरएसएस के प्रचारक हैं, उनके तौर पर ही वो प्रधानमंत्री बने हैं और बने वे हैं इस समय भी। बहुत सारी बातें चली, ये टसल है, वो टसल है, ये टसल सेट करने के लिए, वो टसल वसल कुछ नहीं है। वो दरअसल है वही कि आरएसएस को किस तरह से स्थापित करना है। तो उन्होंने इस बार इस बात को खुलकर रखा। और 100 साल वाला ये जो आरएसएस का शताब्दी वर्ष है, और अभी आप देखेंगे कि अभी एक लेक्चर श्रृंखला भागवत जी शुरू करेंगे, उसमें कैसे बड़े बड़े लोग आते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक पूरी अब ये उस तरफ बढ़ चले हैं, और अब नहीं तो कब नहीं, देखिए ये बात है। तो ये ठीक है, ये अपने एजेंडे पे है। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके एजेंडे की काट विपक्ष के पास और जनता इसे किस तरह लेती है, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो करेंगे, ये इनका घोषित एजेंडा था, वो अब पूरा खुलकर सामने आ गया। जहां तक घुसपैठे की बात है, हालांकि वो झारखंड में इनका मुद्दा नहीं चला, लेकिन देखिए ये छोड़ नहीं रहे हैं, पूरे देश के स्तर पर लेकर आएंगे। और एसआईआर जो लाया गया है उसे भी वाजिब ठहराने के लिए, वो घुसपैठियों के नाम क्यों ना कटें, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, तो वो सब एक जमीन तैयार कर रहे हैं। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि बिहार तो बहाना है, ये 2029 तक ले जाना है। 2029 जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, मैं बार बार कह रहा हूं कि उस तरह जो वोट चोरी का अब हल्ला मच रहा है, एक बार ही होगा, और फिर पूरा देश एक तरह से, जो उनका एक विजन है कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, वो एक कब्जा करके, और जिस तरह जो वोट लूट है वो सब चीजें होंगी, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर इसे अभी नहीं रोका। तो अभी रोकने का ही मामला है सारा। लेकिन मुकुंद, मुझे जो दिखाई दे रहा है, मुकुल कह रहे हैं कि उनको हैरानी नहीं है। हैरानी तो इस बात पे किसी को नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा था कि मोदी जी का पृष्ठभूमि क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी या अडवाणी की पृष्ठभूमि क्या है। वो भी घोषित स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए व्यक्ति थे, प्रचारक आदि इत्यादि पोस्ट पे रहे हुए। लेकिन लाल किले के प्राचीर से बोलना, और वह भी यह जिक्र करना कि 100 साल का कंट्रीब्यूशन है, 100 साल में माँ भारती के लिए क्या क्या किया आरएसएस ने, यह एक दूसरे ढंग का नैरेटिव भी बिल्डअप करने की कोशिश मुझे इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि सामने जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, वो पिछले 2 साल 3 साल से सीधे सीधे आरएसएस पर तीखा हमला बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि ये भारत के लोकतंत्र के विरोधी विचारधारा है, और टक्कर कांग्रेस और आरएसएस की विचारधारा में ही राहुल गांधी बताते रहे। ये पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से आरएसएस के ऊपर लगातार विपक्ष हमला कर रहा है, और ये बता रहा है नरेंद्र मोदी एक मुखौटा है, पीछे से आरक्षण का सवाल हो, हर सवाल पर आरएसएस को घेरा जा रहा था, और उसको एक तरीके से मेन स्ट्रीम करने की कोशिश हो रही है, और जाहिर सी बात सत्ता में है तो उसका इस्तेमाल। लेकिन हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा है, जो लाल किला जो है वो देश के लिए रोड मैप है, वो एक चुनावी भाषण नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ समय में हुआ जब नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर को भी चुनावी भाषण में बदल दिया है। हर समय 2047 का सपना दिखाना, 2024 का टारगेट लिया था, उसका क्या हुआ, इन सवालों का जवाब ना देना और नई नई चीजें लेके आते रहना। सेमीकंडक्टर पे कुछ बोल दिया, जो उसका प्रूफ कहाँ है, क्या है, किसी के बारे में कुछ बोल देना, तो वो दोहरापन दिख रहा है। और नरेंद्र मोदी थके हुए लग रहे हैं, जो एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं। और आरएसएस और ये नई चीज जोड़ने की कोशिश उन्होंने करी है, उस पर भी गिरे कल, क्योंकि अब जब आप एक चीज डिबेट में लेके आएंगे जो आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है, तो जाहिर सी बात दूसरा पक्ष ये भी लेके आएगा आरएसएस का आजादी में क्या योगदान था। तो अच्छा है, चर्चा में आएगा इससे और एक्सपोज होने की कोशिश होगी। लेकिन समस्या ये है, जो मीडिया पर कब्जा है उससे मुश्किल तो नैरेटिव एक तरफा ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ये भी सही है, अगर समाज में बराबरी का चर्चा हो तो ये भी एक्सपोज हो, जो आरएसएस आज देश में देशभक्ति का सबसे बड़ा पहरेदार बनने की कोशिश करता है। आज़ादी के आंदोलन में उसकी क्या भूमिका थी? 2001 तक उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया था अपने यहाँ। ऑर्गेनाइजर में लेख लिखा जो 3 रंग का झंडा अशुभ है, इसको नहीं अपनाना चाहिए। तो ये सारी चीजें तो उसने लिखी। अब जब डिस्कोर्स में आगे सारी बातें भी आएंगी ना, अब एक तरफा तो डायलॉग नहीं होगा, लोग भी ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें उनके इतिहास में भी चीजें जाएंगी। और हालांकि मुझे लगता है लाल किला इसके लिए जगह नहीं था, जो आप घुसपैठिए का इस्तेमाल करते, अपनी आर्थिक नीति, सुरक्षा नीति, विदेश नीति में क्या हो रहा है उस पर बात करते ठीक से, तो आपने पूरा नैरेटिव जो बदल दिया वो आरएसएस और घुसपैठिए पर लाके छोड़ दिया। और घुसपैठिए आया तो उसका आप कुछ ठोस आंकड़े के साथ बात करेंगे ना। भाषण में कहूँ घुसपैठिया पर भी कि घुसपैठिया अगर आया, 11 साल से कौन है प्रधानमंत्री? कोई राहुल गांधी तो है नहीं। गृह मंत्री कौन है? कोई राहुल गांधी तो है नहीं, या तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव। गृह मंत्री अमित शाह है, किसके जिम्मेदारी है? सीमाओं की। कहां से आ रहे हैं? 11 साल में भी आ रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है? फिर किससे जवाब मांग रहे हैं? ये तो अपनी सरकार को वो खुद कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उन्हें कहना चाहिए कि ये मेरी विफलता है,
क्योंकि देखिए कुछ लोग तो कह रहे हैं मुकुल कि भाई ये मोदी जी अपनी विफलता गिना रहे हैं, लेकिन एक चीज जो मुझे लगता है कि बहुत सटल वे में हुई है, बहुत ही सुनियोजित ढंग से सोच समझ के, कि मोदी जी यहाँ पर बोलते हैं हेमंत विश्व शर्मा दूसरा नफरती, और मतलब वो कल्पना करने से भी परे है, कल्पना से भी परे है कि एक मुख्यमंत्री इस तरह से सीधे सीधे आजादी के पर्व पर इतना नफरती भाषण दे सकता है। हेमंत विश्व शर्मा जी ने जो दिया और सीधे सीधे कहा है कि अगर तुम नहीं जागे तो देखो ये हो जाएगा, मतलब हिंदू तुम खतरे में आ गए हो, तुम्हारी आबादी बढ़ गई हो। ये भी कह दिया कि 80% से अधिक मुसलमान मंत्री हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएगा। तो ये एक मुझे लगता है कि एक नरेटिव है जिसके आधार पर बीजेपी अब बिहार चुनाव और आगे की जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है उसकी वैतरणी पार करेगी। तो देखिए, नफरती एजेंडा तो बुनियाद में रहा, जैसे पर मुकुंद ने और आपने भी कहा, मैं उससे सहमत हूं कि वो एक चुनावी भाषण था और थके हुए लग रहे हैं मोदी जी। दरअसल क्या हुआ है कि ये जो अब नफरती भाषण या आरएसएस को स्थापित करने की ये वजह क्या हुई, वही जो आपने भी कहा कि विपक्ष एक हमलावर हुआ है और स्थापित हुआ है। पूरे देश में अब एक नए तरह का नैरेटिव और नए तरह का माहौल बन रहा है, चाहे वो एसआईआर की बदौलत हो, चाहे वो वोट चोरी का मामला हो, चाहे महंगाई बेरोजगारी, तो ये सब चीजें हैं ही। वोट की हिफाजत भी अब एक मुद्दा बन गया। अब इसे कैसे काउंटर किया जाए, तो आप देखेंगे कि एक तरफ नफरती भाषण हो रहे हैं, लाल किला का प्रयोग हो रहा है, एक तरफ आप देख रहे हैं कि मजारों और मस्जिदों पर हमले फिर एकदम से तेज किए जा रहे हैं। जी। पहले त्योहारों पर होता था कि रामनवमी, हनुमान जयंती, अब उसके बिना भी हो रहा है। एक तरफ आप देखेंगे, आज खबर थी कि विस्फोट करने का इरादा था दिल्ली और अलग जगह, राजस्थान से जो 6 कई लोग पकड़े गए। अगर ये, और वो कौन लोग थे, वो हिंदू लोग थे। तो अगर हिंदू लोग बम विस्फोट करेंगे, और वो कहां से, वो खबर थी कि पाकिस्तान से मंगाए थे ग्रेनेड, और वो उस पर लिखा हुआ मिलता उनके खोखों पर कि पाकिस्तान, और वो तो फिर इसका निशाना किससे बनाया जाता कि मुसलमान को, और फिर एक लंबी कवायद, कई लोग पकड़े जाते, 20-20 साल बाद रिहा होते। ये जो एक पूरा नैरेटिव, मुझे लग रहा है कि अभी भी ये डर बरकरार है कि इस देश में जैसे विपक्ष मजबूत होता जा रहा है, इनकी बौखलाहट में इस देश में कुछ भी हो सकता है, इसलिए नफरती अभियान और तेज होने जा रहा है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा जो दूसरा मुद्दा है, दूसरा मुद्दा बहुत अहम है। दरअसल यूं कहिए कि भारत की लोकतंत्र की नींव इस पर टिकी है कि किस दिशा में जाएगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में चल रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंततः यूं कहिए कि थोड़ा मजबूरी में ही सही, लेकिन जो लगाम लगाई है चुनाव आयोग को, और कम से कम यह कहा है कि जो 65 लाख नाम डिलीट किए गए हैं वोटर लिस्ट से, उनकी नाम पब्लिक करे और कारण भी बताए, और यह काम उसे मंगलवार तक करना है। तो यह एक अहम डेवलपमेंट है। और दूसरा अहम डेवलपमेंट है कि उसके साथ आधार को जोड़ा जाए, जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं। इस पर जिस तरह से सियासत गरमाई, कोर्ट से लेकर संसद तक विपक्ष एकजुट रहा, लामबंद रहा। 21 जुलाई से लेकर उसने लगातार संसद में मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन सब कुछ किया, सबने देखा। सवाल यह है कि अब विपक्ष सड़क पर उतर रहा है। कल से बिहार में तीनों पॉलिटिकल पार्टीज, या यूं कहिए कि पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर रहा है। क्या इससे तस्वीर बदलेगी? क्या होगा आगे? क्या है इस पर पंच, बताएंगे मुकुंद। भाषा, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है, जो पहली बार ऐसा, मतलब पहली बार तो नहीं, इलेक्शन कमीशन में सवाल जवाब उठते रहे हैं, लेकिन अब जो हो रहा है, लोकतंत्र की निगरानी की जिम्मेदारी उसी पर है, और उस पर लगातार संदेह बढ़ता जा रहा है। लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ा, और एक तरीके से इलेक्शन कमीशन के जितने तर्क थे, वो सारे तर्क सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किए हैं। मुकुल, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा मानना है कि पहली जीत है, लेकिन इस पर बहुत खुश नहीं हुआ जा सकता और बहुत सतर्कता रहनी होगी, क्योंकि अभी सिर्फ डिलीट जो नाम है उन्हीं को प्रकाशित करने की बात हुई है। एसआईआर जारी है, और विपक्ष को सड़क, संसद और सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तीनों जगह लड़ना है, लड़ते रहना है, तभी इस पर कुछ बात हो पाएगी, क्योंकि अभी भी खतरा बरकरार है। एसआईआर, क्योंकि नाम जुड़ने हैं, फाइनल लिस्ट आनी है, बहुत कुछ बाकी है अभी। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है, इट्स टू लेट टू लिटिल, लेकिन राहत मिली है कम से कम, क्योंकि यह जो माना जा रहा था कि चुनाव आयोग पर नकेल नहीं कसी जा सकती, जो अहंकार था चुनाव आयोग का, जहां उसने कह दिया कि मैंने 65 लाख नाम हटा दिए हैं और मैं बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा नहीं,
शायद वह अहंकार भी इतना ज्यादा सर पे चढ़ गया था कि सुप्रीम कोर्ट को नकेल कसनी पड़ी। लेकिन लड़ाई असली एक एक इंच की जैसे लड़ाई होती है वैसे एक एक वोट की लड़ाई अब विपक्ष को सड़क पर लड़नी पड़ेगी और उसके लिए तैयारी हो रही, यह सुकून की बात है। मुकुंद, जो दिखाई दे रहा है बिहार में, क्योंकि देखिए एसआईआर को लेके जो सारी डिबेट है अभी तक वह बिहार का जो चुनाव है उसे लेकर केंद्रित है। बिहार से 3 मृतक वोटर दिल्ली पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, जिन्होंने दिया, हालांकि 15 के करीब दिल्ली पहुंच गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर परिसर तक 3 लोग गए, जिसमें 2 महिलाएं, 1 पुरुष पहुंचे थे। और राहुल गांधी ने फिर मृतकों के साथ चाय भी पी, वह भी काफी चला। योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बोला। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, क्या आपको लग रहा था कि इस दिशा में कुछ हो सकता है? क्योंकि उम्मीद तो जी, इतनी सारी चीजें, चूंकि इलेक्शन का बिहार का सिस्टम इतना फेल है। अगर इन्होंने पहला स्टेट भी चुना, वो स्टेट जहाँ की ब्यूरोक्रेसी हर लेवल पर फेलियर है, स्टाफ नहीं है और इस तरह की चीजें होती रहती हैं। वहाँ बाढ़ में किसी गलत आदमी मुआवजा दे देगा, मनरेगा के अंदर गाय भैंस काम करती है वहाँ सरकारी डेटा के हिसाब से। और अभी तो कुत्ता बिल्ली भी आ गए, डॉग बाबू और कैटी मैडम, कैटी मैडम, स्वराज ट्रैक्टर सब आ रहे हैं। तो वो ऐसा स्टेट था जहाँ फेलियर पहले रहता। तो इसलिए जब उन्होंने चुना, उसके इसलिए इतने ब्लंडर हो गए इलेक्शन कमीशन से। और सबसे बड़ी बात है, कोर्ट से उम्मीद ज्यादा इसलिए क्योंकि बहुत सारे मामलों में कोर्ट उस तरह से सामने नहीं आता। लेकिन विपक्ष का दबाव सिर्फ कोर्ट में लड़ने से नहीं होता। विपक्ष की सांसद जिस तरह से सारे लोग सड़क पर उतरे, और वो लोग भी इंडिया ब्लॉक में जो शामिल नहीं है, वो लोग भी सड़क पे। आम आदमी पार्टी देखा जाए इंडिया ब्लॉक से खुद को अलग कर चुकी है, टीएमसी नहीं मानती इंडिया ब्लॉक में खुद को। उसके बावजूद जिस तरीके से सब लोग संसद के बाहर उतरे, ओवैसी और चंद्रशेखर को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर पार्टी के लोग उसमें शामिल थे। और सड़क पर 250 से अधिक सांसद उतरे और मार्च किया, अपनी गिरफ्तारियां दी, गिरफ्तारियां हुई। और वो जो दिखाता है जो कितना प्रेशर था, और वो असर भी, और नैरेटिव बनाने में भी चैनल जितने मर्जी नफरती एजेंडे चला ले, लेकिन उनको मजबूरी है जब 3 सांसद सड़क पर आएंगे तो उनको दिखाना पड़ेगा राहुल गांधी डिटेन हो रहे हैं। और किस लिए डिटेन हो रहे हैं? क्योंकि एसआईआर जैसी एक प्रक्रिया हो रही है जिसके अंदर लाखों वोटर बाहर के जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन डिजिटल युग में जहां हम डिजिटल भारत को मना रहे हैं, नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं, वहां पर आप डेटा नहीं बता रहे हैं, डिजिटल दे नहीं रहे हैं। हमेशा होता है जो वोट नाम काटे जाते हैं, जोड़े जाते हैं, बूथ वाइज लिस्ट पॉलिटिकल पार्टी को दी जाती है जिससे आप वेरीफाई कर पाए। पहली बार है जहां बूथ वाइज लिस्ट देने से मना कर रहे हैं। तो ये सारी चीज बहुत बेसिक सवाल थे जिसके लिए मुझे लगता है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए था। वो जाना पड़ा और जाहिर सी बात है कुछ राहत मिली है। लेकिन अब आगे क्या होगा? इलेक्शन कमीशन जितना एरोगेंस है, कुछ एरोगेंस में कमी आए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, इसी उम्मीद है। मुकुल, आपको क्या लगता है कि जो एरोगेंस है, क्योंकि अभी तो असली पिक्चर बाकी है, ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, अभी तो उस पे सारे संशोधन की प्रक्रिया चल रही है, लोग फॉर्म 6 से लेके सारे फॉर्म्स दोबारा भर रहे हैं, आधार जोड़ दिया गया है। तो इसमें जो लड़ाई जमीन पर तैयारी है, आपको लगता है कि एक नैरेटिव क्या विपक्ष बना पा रहा है, नहीं बना पा रहा? जैसे मुकुंद ने भी कहा कि ये इसी नैरेटिव का नतीजा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बीच में जिस तरह के इजहार ऑब्जर्वेशन आने लगे थे उससे तो एक निराशा हो गई थी। लेकिन संसद के बाहर 21 जुलाई से और फिर सड़कों पर उतरना, ये भी वहां पर पहुंचा है ये बात भी कि किस तरह से, और लोगों का आना, लोग आ रहे हैं, लोगों की रिपोर्ट भी हो रही है। कुछ गोदी मीडिया नहीं कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया है और उसके अलावा भी कुछ पत्रकार हैं जो जा रहे हैं लोगों के पास, तो उन तक खबरें पहुंच रही थी। तो उसका दबाव तो पड़ा है जो ये हुआ है। जहां तक चुनाव आयोग के एरोगेंस का बात है, देखिए चुनाव आयोग ने अपनों को बिल्कुल सरेंडर कर दिया, वो इस बारे में नहीं सोच रहा है। उसे तो एक ही आदेश मिला है तो वो उसे मान लेगा, और वो भी कितना मानता है कितना नहीं, क्योंकि वो जब नए नए कानून ले आता है, क्योंकि स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है, बराबर की संस्था है, कि मेरे पास मैं सीसीटीवी नहीं दूंगा, फुटेज नहीं मैं दूंगा, ये नहीं करूंगा, मैं अब कॉपी, डिजिटल कॉपी नहीं दूंगा, मैं स्कैन डाल दूंगा, यानी वो कुछ ना कुछ तामझाम करता रहेगा। क्योंकि अंततः उन्हें जो चाहिए वो तो एक टूल है, अब उनका कोई उनका स्वायत्त, कोई उनकी अपनी कोई प्रतिष्ठा या अपना कोई, जो टीएन शेषन के ज़माने में एक हुआ था, वो सब कुछ नहीं है। अब वो एक काम कर रहे हैं किसी और के लिए, तो किसी और कौन है वो सब जानते हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कमी आएगी, क्योंकि अभी बहुत, जैसे आपने भी कहा, पिक्चर बाकी है, अभी फाइनल लिस्ट आनी है। जिस तरह के योगेंद्र यादव ने भी शंका जताई कि आपका मान लीजिए 25 सितंबर को कहा जाए कि आपका नाम नहीं है तो आप तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये सारे खेल अभी होंगे, क्योंकि उन्हें
साम दाम, ये इनका वो है, साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, बिहार को कब्जाना है और फिर पूरे देश में इसे लागू करना। मुकुंद, आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगी कि जो जमीन पे जा रहा है विपक्ष, वोटर अधिकार यात्रा, जिस तरह से 16 दिन की ये वोटर अधिकार यात्रा है, 1300 किलोमीटर, इतने ज्यादा जिलों में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ जाएंगे और पोस्टर देखने में बड़ा दिलचस्प लग रहा है। राहुल गांधी जब उसे जारी करते हैं तो केंद्र में वह हैं, इधर दीपांकर भट्टाचार्य, इधर तेजस्वी हैं, इसी तरह से भाकपा माले भी ये पोस्टर जारी कर रही है, तेजस्वी भी ये पोस्टर जारी कर रहे हैं। तो इससे क्या संदेश जाएगा, क्योंकि इसका टारगेट यूथ है। राहुल गांधी जो टारगेट कर रहे हैं वो यूथ, नौजवानों को कह रहे हैं कि तुम बिहार बचाने के लिए बाहर आओ। नहीं, ये तो है प्रोएक्टिव था विपक्ष मामले में। 9 जुलाई की हड़ताल में पूरे बिहार में जिस तरह से बंद देखने को मिला, और जहाँ उम्मीद है जो इसमें भी जो यात्रा है, जिस तरह की तैयारियां हैं, उसमें उम्मीद है जो ये एक तरीके का इलेक्शन मोमेंटम है और इलेक्शन के लिए जो एक चुनावी अभियान की शुरुआत है उस तरह से देखा जाना चाहिए। विपक्ष ने उसकी बिगुल फूंक दिया और एक यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी की एक इमेज हो गई है, जो यात्राओं से प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं इसका कितना असर पड़ेगा। लेकिन यह है बिहार को, जहां जमीन पर इससे पहले जब मैं बिहार गया था तो विपक्ष का उतना बोलबाला नहीं था। एक संदेह बीजेपी ने एसआईआर करके पैदा किया लोगों के मन के अंदर। और एक मुकुल जी बात करते हैं ना चुनाव आयोग की, तो मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में बैठा था, वो उनसे मिल के आए थे, डेलीगेशन का हिस्सा थे। तो बता रहे पहली बार ऐसा हो रहा है जो इलेक्शन कमिश्नर नेताओं के साथ बैठते हैं और उंगली दिखा के बात करते हैं। वो हर सवाल का जवाब देते हैं। पहले इलेक्शन कमीशन सुनते थे, वो पहली बार ऐसा हो रहा है जो इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के तौर पर डिफेंस करते हैं और विपक्ष के नेताओं से उंगली दिखा के बात करते हैं। तो ये दिखा रहा है जो स्वायत्तता कितनी, मैं ये कभी नहीं कह सकते जो संस्थान बहुत स्वायत्त था, लेकिन फिर भी एक शर्म लिहाज थी। और संस्थानों पर से विश्वास घटना किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत बेहद खतरनाक है, जो कि यहाँ होता हुआ दिख रहा है लगातार। चलिए तो देखेंगे कि इस पूरे के मामले में बिहार की धरती किस दिशा में भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए आती है या क्या गुल खिलता है। हमारा जो तीसरा मुद्दा है वह सबको बहुत परेशान करने वाला है। जिस तरह से त्रासदी त्रासदी त्रासदी, आपदा आपदा आपदा, इसका एक दौर चल रहा है और खास तौर से पूरा उत्तर भारत लगातार इस तरह की दर्दनाक तस्वीरों का गवाह बन रहा है। वीडियोज आ रहे हैं जिससे यह पता चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज आज बड़े पैमाने पर भारत की रियलिटी है। जिस तरह से किश्तवाड़ में, जम्मू कश्मीर में यह जो घटना हुई है, इस तरह की घटना इस इलाके में पहले कभी नहीं हुई। इतने बड़े पैमाने पर 60 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 100 से अधिक घायल हैं और जिस तरह का रेस्क्यू अभियान चल रहा है वह दिल दहलाने वाले वीडियोस हमारे सामने। इससे पहले हमने उत्तराखंड में देखा, उत्तराखंड में धराली में जो हुआ और हिमाचल में जो हो रहा है। यह पूरा इलाका आखिर चीख चीख कर कुछ कह रहा है कि यह प्राकृतिक तो है, लेकिन इसमें इंसानों और सरकारों का भी बड़ा योगदान है। वह योगदान क्या है बताएंगे मुकुल। हाँ भाषा, मेरा मानना है कि देखिए आपदाओं का युग है। अब हमने जो बातें की अभी तक वो सारी आपदाएं ही थी। एक ये आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा है, ये आती है, आएगी, लेकिन इसका जोखिम कैसे कम हो, नुकसान कैसे कम हो, ये काम करना है सरकार को। लेकिन उसकी नीतियां इसे और बढ़ा रही। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है और मुझे उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से अनाउंस करते कि हमें इस दिशा में एक स्पेशल मिशन बैठाएंगे। उसके लिए फोकस्ड काम होगा जो लगातार देखेगा कि किस तरह की योजनाएं इन तमाम इलाकों में होनी चाहिए। लेकिन वह तो क्लाइमेट चेंज को ही नकारते हैं। लिहाजा पेड़ जो कटवाए जा रहे हैं, ऑल वेदर रोड जो बनाई जा रही है, बड़ी चमचमाती परियोजनाएं जो आ रही हैं, यह सब उसके खतरे का संकेत है कि उसका नुकसान इंसानों को, भारत के नागरिकों को उठाना ही पड़ेगा। मुकुंद, क्या है इस पे आपका पंच? जब मेरा मानना है जो हमारे देश में सरकारों का प्राकृतिक आपदा को लेकर एक रहता है, जो आपदा हो जाए उसका दौरे पे जाना और मुआवजा देना। उससे पहले जो रोकथाम पर किस तरीके की चर्चा होनी चाहिए, किस तरह की पॉलिसी बने, इस पर किसी सरकारों को ध्यान नहीं है। उसी का नतीजा हम लगातार देख रहे हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए और लगातार इस पर एक विशेष टीम, जैसे इन्होंने बोला, टास्क फोर्स बना के कुछ भी चर्चा करने के बाद ही नीति, सरकारी नीति बननी चाहिए। मुकुल, जो दिखाई दे रहा है कि एक के बाद एक 2 मिनट 3 मिनट, धराली में जो हुआ था 39 सेकंड्स का वीडियो था। हालांकि बाद में जब वहां पे जो पर्यावरणविद है उन्होंने बताया कि 6 बार आया वो पूरा का पूरा पानी का प्रवाह।
किश्तवाड़ में लोग बता रहे हैं कि 3 मिनट में सब कुछ तबाह हो गया। सारे श्रद्धालु दर्शन के लिए खड़े हुए थे और सब कुछ बह गया। लेकिन कहीं से भी कोई थिंकिंग शुरू नहीं हुई है उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर। और मैं यहाँ जरूर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जिस समय ये सब चर्चा हो रही है, पूरा जो उत्तर पूर्व है, नॉर्थ ईस्ट है, वहां पर जो परियोजनाएं चल रही हैं, खासतौर से अरुणाचल के सियांग में जो परियोजना चल रही है, जिसका तगड़ा विरोध वहां लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग मर जाएंगे अगर ये परियोजना होगी। लेकिन कोई रीथिंकिंग, मतलब आप कहीं से भी सोचते नहीं है। धामी जी जाते हैं, बार बार फोटो, वो हमारे कई पत्रकार बिरादर हैं, वो बड़े खुश हो जाते हैं कि धामी जी 3 दिन से पीड़ितों से मिल रहे हैं और चेक साइन हो रहे हैं, लेकिन कहीं से भी पुनर्विचार नहीं है। नहीं, पुनर्विचार या रीथिंकिंग कैसे हो? देखिए, रीथिंकिंग तो उनके लिए हो रही कि हम ये ऑल वेदर रोड को और कैसे आगे बढ़ा लें, कैसे सुप्रीम कोर्ट के उसके लूप होल का फायदा उठा लें कानूनों का। इस पर होता है जब रीथिंकिंग कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ों को निचोड़ने, नदियों को निचोड़ने, पानी को, धरती को कर लें। चाहे वो बादल फटने की घटना आ रही है, बहुत बारिश आ रही है, कई जगह सूखा है, भूचाल, भूकंप, ये आपदाएं आती हैं, आती थी, लेकिन हम भी आमंत्रित कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ, जैसे आपने धराली की बात कही है, उसकी ये कहा जा रहा है कि वो अपनी जगह ले रहे हैं। चाहे वो नदियाँ जो हैं वो आपकी जगह नहीं ले रही हैं। मानव वहां जाकर बस गया, और किसने बसाया, कैसे हुआ, वहां पूरा कारोबार खड़ा कर दिया गया। आपने ये जो आपने किश्तवाड़ की बात की, वहां धार्मिक यात्रा तो जाएगी, लेकिन आपके इंतजाम क्या है? आप धार्मिक यात्रा के नाम पर पूरी राजनीति करेंगे, आप वोट मांगेंगे, लेकिन उन श्रद्धालुओं के बारे में आपकी कोई चिंता नहीं है। श्रद्धालु कैसे, चाहे वो कुंभ का मामला था, कुंभ में तो कोई बादल नहीं फटे थे ना। तो इनकी तो ये मतलब इस पर रीथिंक क्या, वो तो उसे बचाना, छुपाने की नीति है। और अब भी इस पर ये नहीं होगा, क्योंकि उन्हें बड़े बड़ी परियोजनाएं हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं, उन सब का फायदा पहुंचाना है। तो इस पर रीथिंक तो बिल्कुल नहीं होगा, आपदाएं आती रहेंगी। और आपने जैसे कहा कि मोदी जी तो क्लाइमेट चेंज मानते नहीं, वो मानते नहीं कि सर्दी ज़्यादा हो रही है या गर्मी ज़्यादा हो रही है। हम ही लोग कमजोर हो रहे हैं तो हमें ज़्यादा लग रही है। तो ये हमारी सरकार। लेकिन मुकुंद, जो दिखाई दे रहा है जमीन पे कि लोग जाने तो जा रही हैं, हमारे अपने भारतीयों की जाने जा रही हैं, और जिस तरह से लोग बिलख रहे हैं, जिस तरह से जो आपदा प्रबंधन में भयानक लैकुनास दिखाई दे रहे हैं कि इतनी देर तक वहां पहुंच पाते हैं, सड़कें हमारे पास नहीं हैं, सारे वीडियोस दूसरे ढंग से आ रहे हैं सरकार की तरफ से जिसमें बता रहे हैं कि ऑल इज वेल। लेकिन अब जो तस्वीर आ रही है उत्तराखंड से, वो बता रही है कि उनके पास कोई भी खाने का सामान नहीं पहुंचा। 3-3 दिन से वो लोग नमक और रोटी पर जिंदा हैं। और किश्तवाड़ वाली घटना ने तो सबको हिला दिया है अंदर तक। नहीं, ये घटनाएं तो भयावह है। फुटेज देख के ही कितना भयावह, डर लगता है देखकर। जो लोग वहाँ बीत रहे हैं उन पर तो और बताया जाता है, 1.5 मंजिल मलबा और सब कुछ। इसके एक्सपर्ट तो हम नहीं है, क्यों हो रहा है वो तो पर्यावरणविद जो है उनसे बात करके समझ में आता है क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, सरकार की चिंता में है क्या। पिछले साल हिमाचल के अंदर भयंकर बाढ़ आई, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। सरकार कहती रही, वहाँ के हर लोग कहते रहे इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करी से राहत कार्य में मदद मिले, लेकिन उस समय भी मोदी सरकार ने नहीं किया। अभी पीछे सबसे पहले हिमाचल के अंदर ही घटनाएं घटी इस तरीके की, वहां पर भी राष्ट्रीय आपदा नहीं घोषित करेगी। वहां पे कांग्रेस सरकार आई थिंक जितने ही घटनाएं हो रही हैं, वायनाड को नहीं कर पा रहे थे, पैसा नहीं दिया। अब ये बड़ा सवाल है, जो आप आपदाओं में भी राजनीति कर रहे हैं। आपदा क्यों हो रही है, आपको बता रहे हैं परिणाम, जिस तरह के विकास आप कर रहे हैं, अंधाधुंध विकास। आप दिल्ली की सड़कें उत्तराखंड में नहीं बना सकते, लेकिन सरकार का सपना 4 धाम कॉरिडोर बनाने का, और जिस तरह के कई उत्तराखंड किसी भी पर्यावरण से बात करिए, सामान्य नागरिक से बता देगा आपको, जब रोड बनाए जा रहे हैं तो उसका मलबा आप कहाँ फेंक रहे हैं? नदियों के अंदर, नदियों के अंदर डंप कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप पहाड़ को कभी भी ऐसे काटा नहीं जाता बीच से, उसके अंदर आप ब्लास्ट कर रहे हैं सुरंग बनाने के लिए। और सबसे अभी देखा था हम, टनल जिस तरह धसी थी, ये सारी इंडिकेशन है। लेकिन समस्या ये है जिस पर चर्चा नहीं हो रही, और हम जैसे लोग इसके विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन जो विशेषज्ञ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको भी नहीं सुना जा रहा है। लगातार उत्तराखंड के जो हैं, जो लिखने पढ़ने वाले पर्यावरण भूवैज्ञानिक लोग लिख रहे हैं, लेकिन उनको भी ऐसे पेंट किया था जो ये लोग विकास विरोधी हैं। तो विकास से किसको पसंद, लेकिन आप दिल्ली जैसा विकास कनाड प्लेस आप नहीं बना सकते ना शिमला में। आपको ये मानना पड़ेगा, आप नेचर को चुनौती दे रहे हैं, फिर नेचर जब आपको दबा रहा है और लोगों को खत्म कर दे रहा है, उसकी जिम्मेदारी आप प्रकृति पे नहीं छोड़ सकते। जो प्राकृतिक आपदा है, ये आपदा मानव निर्मित है, उससे बचाया जा सकता है, और पूरी तरह से ना तो, लेकिन कुछ तो सुरक्षित कर ही सकते हैं। उस पर हमें सोचने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि प्रकृति संकेत देती है। जैसे कश्मीर पिछले 3 साल से भीषण गर्मी को झेल रहा है, वहां पर लू चल रही है, लू चलती है,
गर्मी के मौसम में जो कभी नहीं चली है। यानी ये संकेत आपके पास है, लेकिन सरकार बहादुर है कि उसे मुनाफा और कॉरपोरेट के हित देखने हैं। लोगों की जानें जाती हैं, जाती रहें, यह सबसे दुखद है। शुक्रिया।